हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की, जो कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो अपना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें माइनॉरिटी स्टेक बेचने का प्लान कर रही है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे कि आप जानते होंगे, भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है और साथ साथ में ये बहुत सारी कंपनीज की एक पेरेंट कंपनी भी है। तो अगर आप इनकी सब्सिडरी कंपनीज को देखेंगे तो आपको उसमें कोटक महिंद्रा प्राइम दिखेगी, जो कि कार फाइनेंस की कंपनी है। इसके अलावा इनके इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस वाले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बिजनेसेस हैं, ब्रोकरेज फर्म है जहां पे आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेसेस भी आपको दिखेंगे। म्यूचुअल फंड में भी इनकी कोटक महिंद्रा एएमसी कंपनी है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी इनकी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी दिखेंगी, जो कि जिनकी की पेरेंट कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक है। तो जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का एक शेयर लेते हैं तो इन एक्चुअल आप इन सभी कंपनीज में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, यानी कि ये कंपनी जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक अपना कुछ माइनॉरिटी स्टेक बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कंपनी है, तो अगर हम ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कोटक महिंद्रा बैंक का, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 का देखें तो इनका 12,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट था। और इसमें जो इनका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया था, रादर उनका 83 करोड़ का लॉस था। और उसके बाद भी हमने देखा है कि जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर गया है, थर्ड क्वार्टर, उसमें भी उनको 27 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल ये इनके लिए अभी लॉस जनरेटिंग एंटिटी है। प्रोबेबली कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में इनको शायद ज्यादा क्लेम आए हैं, जिसकी वजह से लॉस मेकिंग चल रही है। बट ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा योगदान नहीं देती है कोटक महिंद्रा बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। और अब अगर हम स्पेसिफिकली कोटक जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इस कंपनी को 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इनकी भारत में लगभग 25 के आसपास ब्रांचेस हैं और 1300 के आसपास एम्प्लॉइज हैं जो कि इनके लिए काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया, कोटक महिंद्रा बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है और इनके जो मेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो ऑटो और हेल्थ इंश्योरेंस हैं। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो लगभग 25.95% की जो हिस्सेदारी है ये मेनली उदय कोटक, जो कि इसके प्रमोटर हैं, उनके पास है। उसके अलावा आपको रफली 41% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, 20% भारतीय जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास मिलेगी और 13% के आसपास की हिस्सेदारी आम पब्लिक यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के पास है। और अगर कोटक जनरल इंश्योरेंस को देखा जाए कि भाई क्या ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, तो जनरल इंश्योरेंस में डेफिनेटली ये टॉप 10 में आती है। हालांकि ये सिर्फ 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट क्योंकि इसको एक बड़े बैंक की बैकिंग है तो ये आज भी टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज में आप इनको पाएंगे। हालांकि अगर स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज की बात की जाए तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो जनरल इंश्योरेंस है वही सिर्फ प्राइवेट स्पेस में लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा आपको एक पब्लिक सेक्टर की लिस्टेड कंपनी दिखाई देगी। अदरवाइज जो बाकी कंपनीज हैं वो अभी के लिए लिस्टेड नहीं है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो अपना जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में स्टेक है उसमें से माइनॉरिटी स्टेक यानी कि 50% से कम का कुछ स्टेक बेचने की प्लानिंग कर रहा है। और इसके लिए वो एक एडवाइजर के साथ काम कर रहे हैं और अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो कुछ सैकड़ों मिलियन डॉलर वो रेज कर सकते हैं इस स्टेक को बेच करके। और जो जिसको ये स्टेक बेचा जाएगा वो एज ए पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी आ सकता है, यानी कि इनके बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकता है। या वो एक प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है कि जो कि इसमें पैसा लगाएगा और स्टेक ले लेगा। हालांकि जो ये बातचीत है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, तो अगर ये बात नहीं बनती है तो हो सकता है कि ये स्टेक ना बेचा जाए। और अगर बात की जाए कि भाई अगर कोटक महिंद्रा बैंक की ये डील सक्सेसफुल होती है तो ये बहुत सारे जो एशियन बैंक्स हैं
उनके पाथ पे फॉलो करता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एशियन बैंक्स अपने जो इंश्योरेंस आर्म्स हैं वहां पे कुछ ना कुछ टाई अप कर रहे हैं। जैसे कि वियतनाम का अगर बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम की बात की जाए, तो उनका जो मेट लाइफ के साथ जॉइंट वेंचर में स्टेक है उसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया का जो पीटी एस्ट्रा इंटरनेशनल बैंक है वो भी अपना इंश्योरेंस यूनिट में स्टेक बेचने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा हांगकांग का जो दासिंग फाइनेंशियल होल्डिंग है, उन्होंने सन लाइफ फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसमें कि ये बैंक एश्योरेंस की पार्टनरशिप है, यानी कि जो सन लाइफ है वो अपने प्रोडक्ट इस फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के जो क्लाइंट हैं उनको बेचेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। सिर्फ 5% के आसपास की रिटर्न है। पिछले 1 साल में तो इन्होंने 3% की नेगेटिव रिटर्न दी है। यानी कि पिछले 3 साल में हालांकि वॉलेटिलिटी रही है, एक बार के लिए 2200 रुपए से ऊपर भी गया है, बट अदरवाइज ये 1700 से 1800 की रेंज में लगातार घूमता रहता है। तो हो सकता है कि इसका जब टाइम आए तो ये यहाँ से उड़ान भर ले। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो लेटेस्ट जो इनके नंबर्स आए हैं उसके बाद इसका जो टारगेट है 2010 रुपए का दिया गया है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज टारगेट प्राइस 2100 के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे 2470 और लोअर साइड पे 1525 के आसपास। तो उस हिसाब से तो अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप बैंक है, 3,52,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीईपीबी रेशो आप कंपैरेटिवली देखेंगे दूसरे बैंक के मुकाबले में इसकी ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। आपने देखा कि जो भी इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अभी तक लिस्टेड नहीं है, तो आने वाले टाइम में अगर उसका आईपीओ लाया जाता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने अपनी जो एचडीएफसी लाइफ है या एचडीएफसी एएमसी है उनको लिस्ट कराया है, आईसीआईसीआई बैंक ने भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को लिस्ट कराया है, उस तरह से अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने वैल्यू अनलॉकिंग नहीं की है। तो जिस दिन ये अपना आईपीओ लेकर के आए तो हो सकता है कि इनको काफी अच्छी वैल्यू मिले। तो इस वजह से नॉर्मली आप देखेंगे कि इनकी जो पी रेशो है वो हायर साइड पे दिखाई देगी। बट अदरवाइज पिछले साल गोल्डमैन सैक्स ने इनके बारे में ये बोला था कि अगले 4 साल में ये आपको 25% की रिटर्न दे सकता है और एक $100 बिलियन की कंपनी बन सकता है। तो अगर आपको इस कंपनी में विश्वास है तो ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो किसी भी करेक्शन पे आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।